की इस प्रेस वार्ता में जो हमारे 18 कन्वोकेशन के लिए हमने आज की हुई है, उसमें सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक साहब का स्वागत करना चाहूँगा। इसके साथ में मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी यूनिवर्सिटी के डीन डायरेक्टर ऐसी 18 कन्वोकेशन के लिए हमारी कमेटी बनी हुई है, उसमें इसके चेयरमैन को चेयरमैन मिनिस्टर का और सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया पर्सन का मैं स्वागत करना चाहूँगा। राणा साहब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूँ। ये कन्वोकेशन के लिए हमने स्पेशल प्रेस वार्ता रखी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए इसकी अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। आप बाकी यूनिवर्सिटीज की भी कन्वोकेशन की प्रेस वार्ता में जाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर का होगा, इंजीनियरिंग का होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मीडिया कवरेज आप अच्छी दें, क्योंकि हमारी ये डिग्रियां हम हमारी कम होती है, लेकिन इस एक स्टूडेंट की जो डिग्री दे रहा है उसकी देश निर्माण में, ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करता है। और आप लोग अगर मीडिया कवरेज अच्छा करेंगे तो घर घर तक हर आदमी इसको पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, तो ये यूनिवर्सिटी के लिए और देश के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं इसके साथ डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कन्वोकेशन से रिलेटेड प्रेस वार्ता के लिए आप अपना उद्बोधन दें। आज के विशेष पत्रकार वार्ता में हम सब लोगों के साथ इस राजस्थान के उत्तर उदयपुर संभाग के सभी जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी अन्य मीडिया के लोग हैं और सभी पत्रकार बंधु और हमारे विश्वविद्यालय के सभी डीन्स, डायरेक्टर्स और इस दीक्षा समारोह में जो विभिन्न कमेटियां बनी हैं, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कमेटी सदस्य और इस सारे कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर लोकेश गुप्ता जी, मैं विशेष रूप से आज हर एक का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कुछ और बातें महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बाकी जो भी चीजें आपको अभी तक हमारी PRO डॉक्टर लतिका जी के द्वारा बताई गई हैं, उसमें मैं कुछ और ऐड करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो एक नोट भी आप लोगों को तैयार करके दें ताकि क्या हम करने वाले हैं, किस तरह से कार्यक्रम होगा, इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिले। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप केशव एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का जो ये दीक्षांत समारोह है, ये 18वां दीक्षांत समारोह और आप सब लोगों को पता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1999 में हुई थी। इससे पूर्व ही ये यहाँ पर किसी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कृषि नहीं पढ़ाई जाती थी या प्रौद्योगिकी नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन तब उदयपुर विश्वविद्यालय और बाद में फिर बीकानेर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय बीकानेर के नाम पर ये विश्वविद्यालय चलता था, लेकिन 1999 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये जो 18वां हमारा दीक्षांत समारोह है, ये महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। ये कार्यक्रम 11:15 पर प्रारंभ हुआ। ये टाइम का समय निर्धारित किया गया और समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के माननीय राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री हरि भाऊ बागड़े साहब करेंगे। ठीक है, तो कुलाधिपति महोदय ही इस पर इसके लिए अधिकृत। इस दीक्षांत समारोह में जो माननीय राज्यपाल हैं, वो इस एकेडमिक वर्ष
2023-24 में उत्तीर्ण 938 स्नातक, 181 निष्णात और 62 विद्या वाचस्पति अभ्यर्थियों को दीक्षा प्रदान करेंगे। मैं ये नंबर एक बार और पढ़ रहा हूँ। 938 ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएट बनेंगे, जिनको की स्नातक की उपाधि मिलेगी। 181 निष्णात जो पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे और 62 विद्या वाचस्पति जो जिनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाए। तदुपरांत माननीय राज्यपाल जो है विद्या वाचस्पति अभ्यर्थियों तथा विभिन्न संकायों के जो प्रतिभावान योग्य 42 विद्यार्थी हैं उनको पदक प्रदान करेंगे। मैंने इसमें ये शब्द नहीं लिखा कि मैंने ये शब्द नहीं लिखा कि इसको गोल्ड मेडल मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा। ये मैंने लिखा प्रतिभावान योग्य 42 विद्यार्थियों को पदक। तो इस पदकों में तीनों पदक, इसलिए ये वर्ड हमने पदक यूज किया। इस अवसर पर ये नंबर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये 42 का नंबर है जिनको की मेडल्स मिलेंगे। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मेडल होता है जिसको हम कहते हैं चांसलर्स मेडल, जो कुलाधिपति की तरफ से दिया जाता है और वो एक ही होता है, सारे विश्वविद्यालय में एक होता है। वो इस अवसर पर वो कृषि अभियांत्रिकी प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी की छात्रा को दिया जाएगा। नाम में अगर आप कहें मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं नाम बता रहा हूँ आपको कि ये नाम कल आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप आज प्रश्न देंगे तो आज आप ये दे दीजिए कि एक छात्रा को मिल रहा है, लेकिन कल आप नाम देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उपाधिकर्ता प्राप्तकर्ता जो है वो कुल 790 उसमें छात्र हैं। जो मैंने आपको टोटल बताया था उसमें जो छात्र हैं वो 790 हैं और 391 छात्रा है। तो ये टोटल फिगर आपका बनता है 1181। ये बड़ा अच्छा फिगर है 1181। ये 11 जो है वो ईश्वर का अंक होता है, 8 भी ईश्वर का अंक होता है। 3 1 के बीच में एक 8 होना बहुत शुभ माना जाता है, समापन धर्म। ये जो 1181 का फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और इसमें 790 अगेन आप देखिए दोनों 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है। 0 जो है वो मूल नंबर माना जाता है। ये भी एक बहुत 790 भी एक बहुत धार्मिक रूप से भी देखा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट अंक है। 3981 फिर देखिए आप, ये बाई चांस कोइंसिडेंस कि ईश्वर की इतनी कृपा है हमारे विद्यार्थियों के ऊपर। ये 391 छात्राएं हैं। पदक विजेताओं में थोड़ा सा हमारी छात्राएं आगे हैं और ये हमेशा होता है, ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है और इसलिए बधाई छात्राओं को। और यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, महिला सशक्तिकरण का ये एक अनूठा उदाहरण भी है कि पदक विजेताओं में 57% भागीदारी के साथ 24 छात्राएं और 18 छात्र हैं। 24 छात्राएं हैं और 18 छात्र। अब बात आती है कि इस कार्यक्रम में दीक्षांत उद्बोधन कौन करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में जो प्रख्यात वैज्ञानिक और
असम कृषि विश्वविद्यालय, नॉट आसाम, असम, असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट के पूर्व कुलपति डॉक्टर अमरनाथ मुखोपाध्याय आपको आमंत्रित किया गया है। उन्होंने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी है। वो दीक्षांत उद्बोधन हम लोग को प्रदान करेंगे। उनका नाम है अमरनाथ मुखोपाध्याय। ये असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट के पूर्व कुलपति हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तकरीबन 70% कमेटियों के सदस्य हैं। काफी ब्रिलियंट। इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, 20 तारीख को ही आ जाए, 20 दिसंबर 2024 को सायं उदयपुर पहुंचेंगे। 7:10 पर उनकी लैंडिंग और 21 दिसंबर 2024 को प्रातः 11:15 पर विश्वविद्यालय के परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में वो उनका पदार्पण होगा, जो ठीक डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के ठीक सामने है। और जहां पर जो है मैं उनकी अगवानी करूंगा और मेरे अगवानी करने के जस्ट बाद एनसीसी के जो कैडेट्स हैं हमारे विश्वविद्यालय, वो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के हैं, जो हमारी एसओसी है, वरिष्ठ अधिकारी काउंसिल जो है हमारी सीनियर ऑफिसर काउंसिल, उसके जितने भी सदस्य हैं, वो साथ में प्रबंध परिषद के जो सदस्य हैं हमारे, वो और अमरनाथ मुखोपाध्याय खुद जो दीक्षांत समारोह देने वाले हैं, वो सब एक एक करके उनका स्वागत करें। और इसके बाद फिर दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ठीक हो गया? यहाँ तक की बात हुई कि वो 20 तारीख को आएंगे शाम को 7:10 पे और 21 तारीख को 11:15 पे डॉट टाइम होता है और 11:15 का टाइम है, तो 11:15 ही आएंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन 3 कार्यक्रम है और ये जो 3 कार्यक्रम है उसमें तीसरा कार्यक्रम भी, और उसी दिन शाम को 7:45 पर वो वापस जा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल उसी समय डॉट टाइम, मतलब ये टाइम पूरी तरह से ऑनेस्टली फॉलो होगा। इसमें 5 मिनट का भी हेर फेर होना नामुमकिन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद आप सब लोग को पता है कि एकेडमिक प्रोसेसन होता है और जब एकेडमिक प्रोसेसन वहाँ पहुँच जाएगा तो राष्ट्र गीत के साथ कार्यक्रम, राजक्रांति साथ कार्यक्रम शुरू, जनगणमन होने के बाद कार्यक्रम शुरू होगा और उनके स्वागत के उपरांत विश्वविद्यालय के कुलपति के दायित्व को निभाते हुए मैं जो है विश्वविद्यालय का जो पिछले 1 वर्ष का जो उपलब्धि है उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात फिर कुलाधिपति महोदय 1181 उपाधि कर्ताओं को दीक्षा देंगे, उपाधियां देंगे, पदक प्रदान करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस मौके पर 2 पुस्तकों का प्रकाशन भी होगा, प्रकाशनी विमोचन, 2 विश्वविद्यालय की 2 पुस्तकों का विमोचन होगा। ठीक है? विमोचन के पश्चात राज्यपाल जो है वो विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन को
प्रदान करेंगे, लेकिन उससे जस्ट पूर्व जो हमारे उससे जस्ट पहले हमारे जो मुखोपाध्याय साहब हैं वो अपना दीक्षांत भाषण भी उसमें देंगे। तो ये एक काम दीक्षांत भाषण का हो गया, एक काम हो गया 2 किताबें रिलीज करने का, और उसके बाद पदक देने का, और पदक देने के बाद अंतिम जो होता है, क्योंकि वो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके बाद फिर कोई नहीं बोलेगा। ये मतलब यद्यपि हम ये तो बोल सकते हैं कि भाई राजगान के लिए खड़े हो जाइए या आपको धन्यवाद है, मतलब ये तो एक कार्यक्रम की रूपरेखा है, लेकिन उनका जो उद्बोधन है, उद्बोधन के रूप में उनका उद्बोधन अंतिम होगा, और वो उनका जो कार्यक्रम आया हमारे पास 20 मिनट का कार्यक्रम उनका है। तो इसके लिए सभी जितने हमारे 1181 लोग उनको डिग्री मिल रही है, उनको हम लोगों ने प्रेस के मीडियम माध्यम से, उनको हमने अपने वेबसाइट के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से टीम्स ने ग्रुप में मैसेज करके सबको सूचित कर दिया है, और उनकी एक्सेप्टेंस भी हमको मिल गई कि हम आ रहे हैं। और अभी वो एक्सेप्टेंस हमें आज शाम तक शायद पूरी है, हम लोग को 1181 लोगों की मिल जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि ये एक शैक्षणिक कार्यक्रम है, इसमें वही चीजें होती हैं जो लिखी हुई होती है, और ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है, ये कोई सेमिनार नहीं है, ये कोई सिंपोजियम नहीं है। इसमें जो भी बोलेगा सिर्फ लिबर्टी बोलने में, वो भी अपना लिख के भेजते हैं पहले से राज्यपाल महोदय, जो भी बोलेगा वही बोलेगा जो लिखित में होगा। ये इस तरह का एक कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम की समाप्ति भी राष्ट्रगान से होती है। राष्ट्रगान से एक कार्यक्रम प्रारंभ होगा, राष्ट्रगान खत्म होगा, और उसके बाद फिर एकेडमिक प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है वो वापस लौटेगा, और उस समय जब हम हमारा प्रोसेशन चलेगा, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे आगे रजिस्ट्रार साहब, कुल सचिव उसका लीड करेंगे, और जिस समय लास्ट होगा उस समय कुल सचिव सबसे पीछे, ताकि वो सबको विदा करें। इसका वो मंतव्य ही है। तो कुल सचिव महोदय आपके यहाँ पर मौजूद है, और एक बात जो रेता साहब की तरफ से मैं आप सब लोगों को बता दूं, वो ये कि समारोह को बहुत सादगी के रूप में मनाया जा रहा है, और रेता साहब ने ये कहा है कि बहुत सादगी से हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, और इसमें हम लोगों ने जो ड्रेस डिसाइड की है वो व्हाइट या क्रीम, व्हाइट या क्रीम, जो क्रीमिश व्हाइट होता है, उस ड्रेस में हमारे सारे एकेडमिक जो प्रोसेसन निकलेगा, वो सभी जो अकादमिक जो हमारा प्रोसेसन निकलेगा वो सभी उसी में होंगे। तो दूसरी बात ये है कि विद्यार्थी पहले बैठ जाएंगे इसमें, और कोई भी किसी भी समूह के किसी को भी बाहर भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह है कि अनुरोध मैं जरूर कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति वहाँ बैठ जाए, सिर्फ 1.5 घंटे का कार्यक्रम, तो 1.5 घंटे वो अपनी सीट से इधर उधर न जाए, जिससे कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस न हो। ये अनुरोध है, ये आदेश है, लेकिन अनुरोध को आदेश के रूप में यदि आप मानेंगे तो बहुत काम होगा, बहुत कृपा होगी। ये मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जहाँ पे मैसेज आएगा आपका, छात्रों से, किसी विद्यार्थियों से। और समारोह के एक दिन पहले, यानी कि आज
सभी विद्यार्थियों को उनकी संकायों से बैच मिलेंगे। हर कॉलेज का बैच अलग अलग है और कलर्स भी हम लोगों ने अलग अलग कर रखे ताकि डिसाइड हो जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं कि एग्रीकल्चर का जो कलर है वो ग्रीन होता है, जो फिश का और फिशरीज कॉलेज का है ब्लू होता है। इस तरह से हमने हर एक कॉलेज के कलर्स डिसाइड कर रखे हैं जिससे हमारे छात्र छात्राओं की पहचान स्पष्ट रूप से हो जाए। और इस दीक्षांत समारोह की सारी तैयारियां जो है, क्योंकि आपको पता है कि विश्वविद्यालय जो होता है वो किससे चलता है, किससे? ये विश्वविद्यालय की सील है, इसको बोलते हैं इंसिग्निया। ये जो इंसिग्निया होता है इसका कस्टोडियन जो होता है वो रजिस्ट्रार होता है, इसलिए सारा कार्यक्रम रजिस्ट्रार के नेतृत्व में होता है और साथ में कुलपति भी है और समन्वयक भी है और सारे अधिष्ठाता हैं हमारे सीओई साहब हैं जो कि सारा काम देखेंगे और साथ में हमारे सारे डीन डायरेक्टर्स हैं और हमारे सारे कमेटी मेंबर्स हैं, कमेटी के चेयरमैन हैं। सभी लोग हम लोग कई बैठकें कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये कार्य हो रहा है। इस समारोह में ये बात तो मुझे इसके बारे में कहनी थी, इस बार हमने परिवर्तन, उस परिवर्तन के संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो इस बार डिग्री ये डिग्री है जिसे देख के आपको आनंद आएगा कि शायद ऐसी डिग्री हिंदुस्तान में बहुत कम जगह मिलती है। ये डिग्री अभी इसकी और विशेषता आपको बताऊं। ये डिग्री ये ऐसे दी जाए, यहाँ तो डिग्री है बच्चे की, लेकिन कई तरीके के फोटो भी है उसके, आप इसके स्कैन करके इसके बच्चे के बारे में सारा पता कर सकते हैं। यहाँ इसका कोड है जिसका नंबर सिर्फ हमारे पास है, जो कि हम ही बता सकते हैं कि किसी ने नकली बनाई है तो ये नकली है या असली है। इसके अलावा हमने इस तरफ भी विश्वविद्यालय का नाम है, विश्वविद्यालय की सील है, यहाँ पर एक छायाचित्र हमने बनाया है विश्वविद्यालय का आपको अंकित करते हुए। और किस तरीके से पहले ये दिया जाता था, ये एक कागज में लेफ्ट में डाल के दिया जाता था, और अब ये स्थिति है आपके डिग्री, जो डिग्री आपको हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेडल वालों को दे रहे हैं, पूरे 1181 लोगों को ये डिग्री मिलेगी। दूसरी बात, ये जो गोल्ड मेडल है उसकी आप प्रिंटिंग मैंने अलग से कराई है। इसकी प्रिंटिंग बिल्कुल गोल्ड की तरह है, इम्बोज्ड गोल्ड से प्रिंटिंग है। ये देखिए आप, पहले आपको ये दिखा दूं, ये भी इसी फ्लैप में डाल के दिए जाए। ये जो डिग्री है उससे थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया है इसको, और इसके अलावा एक चांसलर मेडल है, फ्रेम होनी है, वो और मैंने विशिष्ट बनवाया। तो बच्चों को नए नवाचार के हिसाब से भी डिग्री मिलनी चाहिए। अगर हम बच्चों के कोर्स को परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी हर चीज में परिवर्तन कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनको डिग्री भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। तो इसके ये नवाचार ये कि हम लोगों ने विश्वविद्यालय में करने का कोशिश किया है। आशा है आप इसका स्वागत करेंगे और आशा है कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो भी इसका स्वागत करेंगे, ताकि जब भी मैं अपनी डिग्री अगर लेके ऐसे जाता हूँ
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये मॉडल हम लोगों ने कई विश्वविद्यालयों के उससे देख के बनाया। मैंने ऑक्सफोर्ड से भी डिग्री मंगवाया, मैंने स्टैनफोर्ड से मंगवाया, मैंने कई जगह से वो मंगवाया और सब कम रेट पे अच्छा मिल जाए। और भी इससे भी बेटर है, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा है, बहुत कम रेट पे बहुत अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करिए। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी डिग्री अच्छे कवर में मिले ताकि जीवन भर वो उसको लेकर के अपने साथ चल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और रजिस्ट्रार साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो 2 शब्द कहे हुए। यद्यपि मैंने तो आपको वो सब चीज़ बताई दी है, लेकिन क्योंकि इंसिग्निया के जो है संरक्षक आप हैं, तो 2 शब्द आप कहें, फिर उसके बाद आप से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा एंडिंग करें। वैसे तो वीसी साहब ने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर ही लिए हैं और मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा इवेंट हम करने वाले हैं और आप लोगों को काफ़ी उसका कितना प्रभावी है वो आप जब इसके फिटनेस करेंगे तो आपको महसूस होगा। और सभी लोगों ने हमारे कन्वीनर ने सभी डीन्स ने सभी ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, इस लेवल पे लाने के लिए। और सीयू साहब का मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने डिग्री के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सारे इसके ऊपर इन्होंने बहुत वर्कआउट किया और एक बहुत अच्छा हमारे को रिजल्ट मिला है और इसको सभी ने अप्रिशिएट करें। आप सब यहाँ बुला रहे संवाददाता सम्मेलन में, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। ये कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत सुचारू रूप से चला रखा है और कई नवाचार हमने इसमें किए हैं। आप देखेंगे, कल को भी देखेंगे, पिछले साल से आप कंपैरिजन भी करेंगे तो आपको कई नवाचार नजर आएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों में से किसी को भी कोई बात पूछनी हो, बात करनी हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो आप मेरे से या रेस्टा साहब से या कन्वीनर साहब से आप कर सकते हैं। आदिवासी पूरा इलाका है, ऐसी कौन सी बड़ी उन्नत नस्ल है जिसका बीज बहुत जल्दी किसानों को देती है, इस पर बड़ा मेन फोकस किया जा रहा है। दूसरा एक्सटेंशन गांव में बैठे हुए किसान तक उन्नत नस्ल बीज पहुंचे, इसका मैं थोड़ा इस पर जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आप लोगों के संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय ने 40 पेटेंट किए और अभी तक के कुल नंबर 55 का हो गया। इस वर्ष, क्योंकि अब ये दीक्षा समारोह 1 वर्ष का होता है, इसलिए इस वर्ष की बात करना चाहता हूँ। 2023-24 में हमारे पेटेंटों की संख्या 26 पहुंच गई। अभी वर्ष में अभी कुछ दिन बाकी भी है, हो सकता है एक आधा और भी बढ़े। तो इस तरह से नवाचार हमारे जो वैज्ञानिकों ने किया है और कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं कि जो पेटेंट लेना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सख्त कमेटी होती है, सख्त उसके नियम होते हैं। उस पर पूरा उतरना, खरा उतरना एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में कोई डिटेल में मैं आपको सारे पेटेंट्स के ऊपर एक दिन लेक्चर रखता हूँ, जिसमें सारे पत्रकारों को बुलाना चाहूंगा कि सब आप लोग आइए, देखिए कि किस तरह से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया। ये कुलपति ने कुछ नहीं किया, ये सब वैज्ञानिकों ने किया। मैं तो सिर्फ उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। दूसरी बात, आपने क्या पूछी थी? आपने बीज के बारे में पूछी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस मेवाड़ के क्षेत्र में एक फसल है जिसको कि हम कहते हैं मक्का। और मक्का के बारे में कहा जाता है कि गेहूं छोड़ के मक्का खाएंगे, लेकिन मेवा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, है या नहीं? मक्का की जो पैदावार है वो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है यहाँ राजस्थान में। हम लोगों ने अभी एक ऐसा बीज डेवलप किया है, प्रताप शंकर मक्का 6, जिसकी की उपज जो है वो 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
यानी कि 30 से 35 से हम लोग जब किए 60 से 65 और 8 कंपनियों से हमारा हो गया हमने है और वो ब्रीडर सीट से सीट और उसके बाद बना करके किसानों को सेल करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मक्का क्यों महत्वपूर्ण है। आज आपने बात छेड़ दी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मक्का बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है, क्योंकि आज के समय में मक्का दुनिया की सबसे महंगी फसल की सबसे महंगी फसल वो इसलिए क्योंकि जब मक्का भारतीय फसल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, जब मक्का शुरू थी मक्का यूज होती थी खाने के लिए, क्योंकि मक्का एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट में बाकी गन्ना और मक्का C4 प्लांट है। C3 प्लांट में पत्तियां छोटी है, C4 प्लांट में पत्तियां बड़ी होती है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है तो चारा ज्यादा होता है, चारे के रूप में प्रयोग होती है। कालांतर में इसका प्रयोग भोजन के लिए भी किया जाने लगा, ये बॉर्डर और फूड के रूप में काम में आने लगे। फिर कुछ ऐसे वैज्ञानिक हमारे, अभी मैं आपको वैज्ञानिक का नाम बताता हूँ, कुछ ऐसे वैज्ञानिक हमारे बहुत अच्छे रहे जिन्होंने सोचा कि मक्का में कुछ और परिवर्तन किया जाए। उन्होंने एक ऐसी मक्का बना दी जो जिसको कि एकदम अगर आप गर्म करें तो वो फूल जाती है, तो उसको हमने फिर पॉपकॉर्न नाम दे दिया। तो मक्का खेत से और पिक्चर हॉल तक पहुंच गई। ठीक है, और उसके बाद फिर मक्का में कुछ और वैज्ञानिकों ने काम किया, तो उसके बाद उन्होंने बेबी कॉर्न बना दिया और मक्का 5 स्टार होटल में पहुंच गई। उसके बाद मक्का में और काम किया, अमेरिकन कॉर्न बना दिया, स्वीट कॉर्न बना दिया, ये फिर 7 स्टार होटल तक पहुंच गई, चाइना तक पहुंच गई, चाइनीज डिश बनने लगी। अब यहीं पर वैज्ञानिक नहीं रुके, मक्का से स्टार्च बनाने लगे। मक्का के अंदर अगर आप मक्का के दाने को ऐसे पिचकाएंगे तो एक जर्म निकलता है, तो उस जर्म का जर्म ऑयल निकालने लगे। ये जो जर्म ऑयल है, ये जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते दुनिया में सबसे अच्छे, उनका एक समूह है। और ये जर्म ऑयल एक बहुत महंगा बिकने वाला ऑयल होता है, तो जर्म ऑयल बनने लगा, स्टार्च बनने लगा। वैज्ञानिक यहाँ भी नहीं रुके, इसके बाद वैज्ञानिकों ने स्टार्च से इथेनॉल बना दिया, अल्कोहल बना दिया, और इथेनॉल को अब हम लोग 18% मिलाने लगे। 18% तक सक्सेसफुल है, पेट्रोल में मिला के काम यूज कर रहे हैं, और 20 पेट्रोल डीजल में और 20% तक अलाउड हो गया। अब ऐसा इंजन बनने जा रहा है कि इथेनॉल में चलेगा। तो कल को क्या होगा कि आपका जो फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, उसके कुएं सूखते जा रहे हैं। तो इस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए ये ग्रीन फ्यूल के रूप में काम करेगा। तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रीन फ्यूल होगा। तो इसलिए मक्का के बारे में मैं कहता हूँ कि मक्का दुनिया की सबसे बेहतरीन फसल होने जा रही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको करूंगा मक्का के बारे में बताना कि हमारे जिस क्रॉप के बारे में मैंने आपको बताया, जिस बीज के बारे में मैंने आपको बताया, तो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर को जिन्होंने 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बदला, ऐसे वैज्ञानिक हमारे RCA की टीम, डॉक्टर दुबे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनका हम लोग नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और कोई सवाल हो तो इसका नाम वापस बताएं मक्का का? है? मक्का 6 प्रताप राज शंकर मक्का 6 प्रताप शंकर मक्का 6 राज नहीं है, प्रताप शंकर मक्का 6 नहीं, राज स्वराज नहीं रखा हमने, राजस्थान वाला नहीं रखा हमने, ये ऑल इंडिया रिलीज है, ये ऑल इंडिया रिलीज है, ये भी लिख लीजिए। ये सिर्फ राजस्थान के लिए रिलीज नहीं है, राजस्थान के लिए रिलीज होता है जिसमें राज में, ये ऑल इंडिया रिलीज है। इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और मैंने ICR में जो इस बात को उठाया था कि मक्का की खेती बढ़ाइए, मक्का की खेती बढ़ाइए, तो 3 बहुत बड़े अधिकारियों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब कितनी खेती बढ़ाओगे?
और मक्का की तो ऑलरेडी इतना ज्यादा क्षेत्र है, तो मैंने उनसे कहा कि आप गलत फहमी में मैं क्षेत्र बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उत्पादन बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा जब क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। उन्होंने मैंने कहा कि कभी आंखें खोलो और कान खोलो और उदयपुर आओ और पढ़ो लिखो, तो हमारे पास ऐसी वैरायटी है जो अगर एक ही हेक्टेयर में जहाँ 30 से 35 करते थे वहाँ हम आपको 60% की एवरेज देंगे। और ये कोई हमारे कहने की बात नहीं है, ये नेशनल लेवल पे रिकॉर्डेड डेटा है। 8 सेक्टरों पे इसकी टेस्टिंग हुई है और पंतनगर विश्वविद्यालय के अंदर ये वैरायटी को रिलीज किया गया। सर मक्का से ज्यादा कुछ साल तो आप तो पहले स्टेट का आविष्कार था कि हमारे कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज में महाविद्यालय में हो रहा है। इसके लिए एक हमारे पास विभाग भी है और इसमें विभिन्न उत्पाद प्रोसेसिंग के तैयार किए जाते हैं। उसी के तहत ये उत्पाद तैयार किया गया था। साथ में हमारे जो कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, होम साइंस कॉलेज, उसमें भी हमारे पास अभी 2023 में जो मिलेट्स की सोच विश्व स्तर पर बनी थी, तो उसके भी विभिन्न उत्पाद तैयार किए गए हैं और उसकी जो पोषक तत्व गुणवत्ता है उसके बारे में समुचित अध्ययन कर उसका आकलन कर कैसे यह सभी के लिए फायदेमंद रह सकता है, कैसे तो पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकता है, अपने भोजन में उसको सम्मिलित किया जाए। तो इस सोच को आगे बढ़ाते हुए तैयारी की, चाहे वो राब की बात कर रहे थे, ये उत्पाद तो हमारा पुराना है काफी समय। इस बार हमने कभी मिलेट्स के उत्पाद भी काफी तैयार किए हैं और वह काफी लोकप्रिय भी है। और हम सोचते हैं कि जैसे कि पिछले वर्ष जो हमने पोषक तत्वों के लिए जागरूकता बनाई थी मिलेट वर्ष बनाते हुए, तो हमें अपने भोजन में मिलेट्स को बढ़ाने के लिए, सम्मिलित करने के लिए जो सोच बनी है उसमें सभी को अपने तकरीबन 20 से 25% उपयोग मिलेट्स में करना चाहिए। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उसकी गुणवत्ताओं को ध्यान में रखते हुए हमने इसके सारे जो पैमाने हैं उनका आकलन किया है और उसको हमने साझा किया है सामाजिक स्तर। देखिए अभी आरके बीवाई से हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला है सीसीएस में, कॉलेज ऑफ होम साइंस भी कहते हैं आप लोग, कम्युनिटी साइंस कॉलेज में, और वो मेवाड़ की फसलों में के वैल्यू एडिशन के ही ऊपर वो प्रोजेक्ट, और उसमें राब भी है और इस तरह की नई चीजें और भी हम लोग इजाद करेंगे और बनाएंगे। और 2-3 चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें जो भी आप वैल्यू एडिशन करें, कहीं पर भी करें, चाहे मिलेट्स पर करें या कहीं भी करें, उसको आप यंग जनरेशन को देख करके करें, उसमें पैलेटेबिलिटी बढ़िया, उसमें स्वाद होना चाहिए। लोग कहते हैं कि गुण अच्छे हैं होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो तो है ही है, लेकिन अगर स्वाद अच्छा नहीं होगा तो यंग जो बच्चा है, और आपको पता है कि 65% जनसंख्या तो भारतवर्ष की यंग है, यंग आदमी तभी खाएगा जब वो स्वादिष्ट होगा। तो आपको स्वाद का भी ध्यान रखना है, तो ये आपको यंग माइंड्स का भी ध्यान रखना है। और राब के अलावा भी हम लोग कई और भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एक हमारे वहाँ ये प्रोजेक्ट डीन होम साइंस के नेतृत्व में वहाँ चल रहा है। अभी आरकेवीआई के 3 करोड़ का कितने का प्रोजेक्ट आया हुआ, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट आया। और फल के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जैसे ही सीताफल से आप फल निकालेंगे या सीताफल ज्यादा पक जाएगा तो सीताफल का फल फर्मेंट हो जाता है, और फर्मेंट होते ही उसका कलर जो है वो खराब हो जाता है, उसके बाद उसमें महक आने लगती है, और जो फर्मेंट होता है तो वो अल्कोहल में परिवर्तित होने लगता है। तो इसके लिए एक पूरी टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय ने बनाई है, और वो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने कई आइसक्रीम को भी की है। तो आप लोगों को पता है कि आजकल की दुनिया में नॉन वेज खाने वाले कम और वेज खाने वाले ज्यादा हो गए, और वेज में भी क्या है कि वीगन हो गए। वो वीगन इसलिए हो गए क्योंकि
विदेशों में अंडे को वेज में शामिल कर लिया गया, इसलिए जो बेचारे अंडे भी नहीं खाते वो वीगन हो गए। तो 8 कंपनियों के साथ हमने किया है। हमारे पुराने डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन और वर्तमान में हमारे DRI और बिजली कॉलेज के डीन डॉक्टर कौशिक साहब यहाँ पर मौजूद है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। सभी को नमस्कार। सीताफल, यदि मेवाड़ की बात करें हैं तो सीताफल बहुत प्रमुख फल है और उसमें आपने बड़ा सदियों से यहाँ उगाया जा रहा है और हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके लिए 1-2 महीने रोजी इसी के द्वारा आती है। लेकिन इसके स्वाद को देखते हुए ये जो इसका अवेलेबिलिटी थी वो महीना या 1.5 महीना ही रहती है। तो पिछले 10-12 साल से हमने इस यूनिवर्सिटी में काम किया और उसकी बदौलत ये हुआ कि ये इतिहास आप साल के किसी भी महीने में सीताफल का मजा लेना चाहें तो मजा ले सकते हैं और इसका गुदा उपलब्ध है। और हमारे प्रयास से इसके गुदा निकालने की मशीन बन गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल अकेले उदयपुर में 700 टन सीताफल के फलों का गुदा निकाला गया है। तकरीबन 175 टन के आसपास गुदा निकाला है और उसमें 2 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जुड़ी हुई है और एक प्राइवेट कंपनी है जोवाकी एग्रो के नाम से। वो हमने जसवंतगढ़, सुथार माजरा इस एरिया में काम कर रहे हैं। देवला जो एरिया है वो सारा अपने सीताफल का गढ़ है और तकरीबन वहाँ पे जो रोजगार दे हुए डबल करने की बात आ रही है आमदनी, तो 9 गुना तक उन आदिवासी भाइयों की बहनों की आमदनी बढ़ी है और वहीं की वहीं उनको उसी क्षेत्र में काम मिल गया है। और ये जो हमारी, जैसे अभी हमारे वाइस चांसलर महोदय ने बताया कि ये तकनीक अपने यहाँ मेवाड़ तक नहीं है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ सीताफल हो रहा है वहाँ हमारी इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। और आज के दिन हमारे 15 MOU हो चुके हैं इसके पल्प निकालने की विधि के और यूनिवर्सिटी उसका 59,000 रुपये चार्ज करती है। और ये तकनीक हमारी पूरे इस साल भी ये हमने काम किया था, 13 में हमारा काम समाप्त हो गया था, एक प्रोजेक्ट पे काम किया था और आज इस साल भी हमारा एक आंध्र प्रदेश में MOU रहा है। तो ये अपने आप में ही दर्शाता है कि ये कितना कामयाब, और 3 MOU हमारे गुजरात में है। तो ये दिखाता है कि गुजरात ही सबसे बढ़िया बिजनेसमैन माने गए हैं। तो उन्होंने भी पैसे देके हमारी तकनीक खरीदी है और ये पैसे वाला हमारा कोई इससे ज्यादा मकसद नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो कि 700 टन इस साल जो प्रोसेस हुआ है, कितना सीताफल इस बार आपने देखा हो तो वो जो कितना खराब होता वो बचा है, साथ में कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिला है और जो हमारे जैसे जो खाने वाले उनको साथ भर उपलब्ध हुआ। अभी हमारे रजिस्ट्रार साहब के पास एक मालूम की मेल आई है, उसने कहा कि उसकी बेटी नोएडा में रह रही है और उसको सीताफल खाने का बड़ा शौक है, तो वो सीताफल अवेलेबल हो सकता है। आपके पास एक मेल आई ऐसी, तो उससे ये है। और इसमें हम अब भी ये हमारा चल रहा है और कोई भी भाई इसमें इच्छुक हो तो ये तकनीक हमसे सीख सकता है और इसमें एक तरह से हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके जीवन स्तर को काफी अच्छा हो जाए। और इससे ये नहीं कि हर एक स्टेक होल्डर से वो जंगल से इकट्ठा करने वाला महिला आदिवासी बहन है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला है, इवन और दूसरा भी है, इवन अपने आजाद तक के लोग आके उनसे पूछ रहे कि कैसे आप इस फल को हमारे वहाँ पे पहुँचा सकते हो। हर किसी का इससे धन्यवाद।